जापान को ऐसे ही टेक्नोलॉजी का हीरो नहीं कहा जाता है। पूरे दुनिया में जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ के किसान बत्तख यानी कि डकलिंग के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपने धान के पैदावार को बढ़ाते हैं तथा साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों में लगने वाले मोटे रकम को बचा लेते हैं। उसके साथ अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर क्यों जापान धान की खेती में बत्तखों का इस्तेमाल करता है और बत्तख क्यों जापान में धान की खेती के लिए वरदान साबित हुए हैं। तो आखिर ये जापान के तेज तर्रार किसान कैसे बत्तखों का इस्तेमाल करके अपने पैसे को धान की खेती में बचा रहे हैं तथा करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। डक फार्मिंग तकनीकी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि केवल पहली बार ही केमिकल फर्टिलाइजर का यानी कि रासायनिक खाद का जरूरत पड़ता है। अगले साल किसान जब फिर से धान का खेती करते हैं तो उसे गोबर के खाद और डकलिंग के प्रोसेस के द्वारा अपने फसलों के उत्पादन को केमिकल फर्टिलाइजर के तुलना में कई गुना बढ़ा करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले किसान अपने लैंड में यानी कि जमीन में गोबर के खाद को डालते हैं। उसके बाद बत्तख के छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है जिसे ब्रोडर में रखा जाता है। ब्रोडर एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑपरेटस है जो लाइट के द्वारा उनके चैम्बर के हीट को बढ़ा देता है, क्योंकि और शुरुआती दौर में एक सप्ताह तक इन बच्चों को रखने के लिए हीट की जरूरत होती है। एक सप्ताह तक इन बच्चों को ब्रोडर में रखा जाता है और इन्हें उचित खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। एक सप्ताह बाद इन्हें ब्रोडर से निकाल लिया जाता है, लेकिन इस समय इन्हें खेत में नहीं छोड़ा जाता है। धान उगने के 20-25 दिन बाद इन्हें खेत में छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर 20-25 दिन से पहले छोड़ा जाए तो धान के फसल को खराब होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब तक धान के फसल के पौधे मिट्टी के अंदर अपने जड़ को पूर्णतः विस्तृत ना कर ले, उसमें फैल ना जाए, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि फसल उखड़ने का डर रहता है। यानी कि 20-25 दिन बाद जब धान की फसल की जड़ें मिट्टी में फैल जाती है तब इन बत्तखों को उसमें छोड़ा जाता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि धान का फसल भी 20-25 दिन का हो चुका है और बत्तख के बच्चों का भी उम्र 20-25 दिन का हो चुका है। अब इन बच्चों में स्नेल को, धान के अंदर जो स्नेल होते हैं उनको खाने की कैपेसिटी आ जाती है। स्नेल यानी कि घोघा और सेतुहा, यानी ये बत्तख खेत को हार्म करने वाली यानी फसल को हार्म करने वाले कीड़े मकोड़े तथा सितुहे और घोघे को खा जाते हैं। खाने के साथ साथ ये धान के फसल के अंदर ही बीट करते हैं और इनके बीट में बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है और इनका बीट एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक खाद का काम करता है। ऑर्गेनिक खाद कहें या जैविक खाद कहें, इसका सबसे बड़ा विशेषता है कि इससे उत्पन्न फसलों में किसी भी तरह का पॉइजनस कैपेसिटी नहीं आता है और इनके फसल पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं और वो खाने वाले के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाते हैं। यानी यहाँ के किसान अपने फसलों को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के जहर से बचा लेते हैं, जिस कारण इनके फसलों का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रहा। एक डकलिंग को खरीदने में 50 रुपया लगता है और इस तरह से 100 डकलिंग का 5000 रुपया प्राइस पड़ता है। अब सोचिए जरा, इनका शुरुआती दौर में 5000 रुपया ही लगता है, यानी मात्र 5000 रुपया खर्च हुआ और एक शुद्ध ऑर्गेनिक चावल का प्रोडक्शन। इसका इन्हें यह फायदा होता है कि इनके फसल का कीमत भी ज्यादा लगता है और एक्स्ट्रा खर्च से भी ये बच जाते हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि जैसे जैसे धान के पौधे बड़े होते हैं वैसे वैसे डकलिंग भी बड़े होते हैं। 4 महीने बाद धान का फसल तैयार हो जाता है और डकलिंग भी पूर्णतः विकसित होकर के तैयार हो जाते हैं। यानी डकलिंग और फसल दोनों एक साथ तैयार हो जाता है। उसके बाद फसल की कटाई होती है, फसल से धान निकाले जाते हैं, धान से चावल निकाले जाते हैं और ऑर्गेनिक चावल को पैकेट बंद किया जाता है और इस तरह से लोगों तक ऑर्गेनिक चावल पहुंचता है। जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो मुझे माफ करेंगे। अब जो दूसरा प्रोसेस है बत्तखों का बिक्री, यानी बत्तख का भी व्यवसाय करके किसान कमाते हैं। 10 नर बत्तख को किसान रख लेते हैं और बाद बाकी बत्तखों को मीट के लिए मार्केट में बेच देते हैं। इस तरह से दूसरा फायदा लेते हैं। 10 बचे हुए नर के कारण मादा अंडे देना शुरू करती है। इन अंडों को भी बेच करके किसान फायदा कमाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक किसानों से अंडे को खरीद लेते हैं और उन्हें इनक्यूबेटर में सेने के लिए रख देते हैं, या अंडों को विकसित करके चूजा निकालने के लिए इनक्यूबेटर यूनिट में रखते हैं। इनक्यूबेटर यूनिट में अंडों को 21 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलते हैं। 21 दिन बाद इन अंडों से निकले हुए चूजों में से वर्कर्स रोगग्रस्त चूजों को निकाल करके हटा देते हैं। फिर इन सभी चूजों को ट्रक में भरकर मेन फार्म में लाया जाता है। वहां इनको रखने के लिए एक विशेष प्रकार का कमरा तैयार किया जाता है। लगभग 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने में ये चूजे बत्तखों में तब्दील हो जाते हैं।
जिसके बाद उन्हें बड़े बड़े खांचे में भरकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मीट फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर एक मशीन गोल गोल घूमकर इन बतखों को मारते जाती है। वर्कर्स के द्वारा मीट को पैकेट में पैक किया जाता है। मशीन की सहायता से वर्कर्स इस मीट को पैकेट में भरते हैं। उसके बाद इन सभी पैकेट को एक जगह इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अर्थात किसान धान से तो कमाते हैं, साथ ही साथ डकलिंग के द्वारा मिलने वाले मीट से भी फायदा उठाते हैं।